नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल पे। क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है, जो है क्या, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और इसका एक भाग हमने बता दिया है, जिसमें हम लोगों ने जाना क्या, तो पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में? पुष्प की संरचना के बारे में। पुष्प होता क्या है? तो पुष्प पौधों का जनन अंग है। क्या चीज? तो जनन भाग है, जिस पर कि जनन अंग उपस्थित होता है। और पौधों का जो जनन अंग होता है वो पुमंग और जयांग होता है। इसी के बारे में हमने भाग 1 में विस्तार से वर्णन किया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जरूर देखिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नर जनन अंग के बारे में। और नर जनन अंग क्या होता है? पौधों का पुमंग होता है, एंड्रोसियम होता है, और इसी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताया जाएगा। तो जुड़े रहें नारायण सर क्लासेस के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब को साइड कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, बातें समझ में आए, तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो शुरू कर देते हैं आज का सेशन और जानेंगे किसके बारे में? पुमंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा प्रीवियस सेशन को हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो हमने बताया क्या? तो हमने यही बताया कि पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। पौधों में भी क्या होता है भाई? लैंगिक जनन। क्या चीज? तो लैंगिक जनन। ठीक है, पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। अब बात किया जाए कि पौधों में नर और मादा जनन अंग होता है। नर और मादा जनन अंग पाया जाता है। ये कहाँ पे उपस्थित होता है? तो पुष्प पर। किस पर? तो पुष्प पर। अब वे पौधे जो पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं उसे बोला जाता है फ्लावरिंग प्लांट। पुष्प उत्पन्न करने वाले पौधे। और ऐसे पौधे कौन से होते हैं? आवृत बीजी पौधे। भूलना नहीं है, याद रखना है। तो आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें पुष्प उत्पन्न करने की क्षमता होती है। और पुष्प के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा क्या? पुमंग, और चौथा क्या? जायांग। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज पौधों का सहायक चक्र है। क्या है? सहायक चक्र, जो कि जनन में भाग नहीं लेता है, लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। लेकिन जो जायांग है और पुमंग है, पुमंग नर जनन अंग है और जायांग मादा जनन अंग है। और लैंगिक जनन में पुमंग और जायांग भाग लेते हैं। पुमंग और जायांग भाग लेते हैं, इसलिए इसको नेसेसरी होल्स बोला जाता है, यानी कि इनको मुख्य चक्र बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुष्प के जो नर भाग होता है, नर भाग, उसको बोला जाता है पुमंग। ठीक है, क्या चीज? तो पुमंग। और जो मादा भाग होता है उसे बोला जाता है जायांग। क्या चीज? तो जायांग। ठीक है, पुमंग को एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और जायांग को गाइनोसियम। ठीक है, अब पुमंग की जो इकाई होती है, पुमंग की इकाई, और जायांग की भी अपनी इकाई होती है, जिसके बारे में हमने भाग 1 में बताया। तो पुमंग की जो इकाई होती है उसे बोला जाता है पुंकेसर, एंटर, पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। और जो जायांग की इकाई होती है उसे बोला जाता है स्त्री केसर। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब पुमंग की संख्या 1 हो तो उसे बोला जाएगा पुंकेसर, और बहुत सारे पुंकेसर एक साथ हो तो पुंकेसरों के समूह को कहा जाएगा पुमंग। और जायांग, जायांग क्या है? तो जायांग जो है मादा जनन अंग है। ठीक है, क्या है? मादा जनन अंग है। और इसकी इकाई को बोला जाता है स्त्री केसर। जब बहुत सारे इस तरह के स्त्री केसर पाए जाएं तो इनके समूह को बोला जाता है क्या चीज? जायांग। तो पुमंग जो है नर भाग है और जायांग क्या है? मादा भाग है। किसका? पुष्प का। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं। और पुंकेसर में बनता है नर युग्मक। क्या चीज? तो इसमें बनता है नर युग्मक। ठीक है, और स्त्री केसर में बनता है मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, स्त्री केसर में बनता है क्या चीज? तो मादा युग्मक। हाँ, तो यहाँ पे पुंकेसर जो है नर जनन भाग है, जिसमें कि नर युग्मक का निर्माण होता है। और स्त्री केसर मादा जनन भाग है, जिसमें कि मादा युग्मक का निर्माण होता है।
अब यहाँ पे नर युग्मक क्या है, तो नर युग्मक का नाम है अपना पुबीजाणु या लघु बीजाणु। ठीक है, नर युग्मक को क्या कहेंगे, पुबीजाणु या लघु बीजाणु। ठीक है, पुबीजाणु या लघु बीजाणु। और मादा युग्मक को बोला जाएगा क्या चीज, तो अंड कोशिका या महाबीजाणु। अंड कोशिका, अंड कोशिका या इसी को बोला जाएगा महाबीजाणु, महाबीजाणु। अब ये जो युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं, यानी कि एन में। ठीक है ना, किसमें होते हैं, एन में। युग्मक अगुणित होते हैं। युग्मक कैसी रचना है, अगुणित रचना है। अब युग्मकों का होता है संयोजन। ठीक है ना, युग्मकों का संयोजन होता है, एक क्रिया होती है, प्रोसेस होता है परागण, और उसके बाद से जो है क्या होता है, युग्मकों का संयोजन होता है। और यहाँ से नर युग्मक और यहाँ से मादा युग्मक जुड़ते हैं, एक एन यहाँ से और एक एन यहाँ से, तो 2n का निर्माण होता है। किसका, 2n। और इस कोशिका को नाम दिया जाता है क्या चीज, तो युग्मनज, युग्मनज, इसे ही बोला जाता है युग्मनज। और युग्मनज के विकास से फल व बीज की रचना होती है, फल व बीज का निर्माण होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि युग्मनज का विकास होता है, युग्मनज के विकास से जो है भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। और भ्रूण से जो है बन जाता है क्या चीज, फल व बीज का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पे अध्ययन में सुविधा के लिए इसको 3 घटनाओं में रख करके अध्ययन किया जाएगा। जो पहली घटना होगी उसको बोला जाएगा निषेचन पूर्व घटना। ठीक है ना, निषेचन पूर्व घटनाएं, ये पहली घटना होगी। और दूसरी घटना हो जाएगी निषेचन, निषेचन। उसके बाद से जो तीसरी घटना पढ़ा जाएगा वह है क्या, तो निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। क्या चीज, तो निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो इन्हीं 3 घटनाओं में रख करके पूरे लैंगिक जनन को हम जानेंगे। इसी चीज के बारे में लेसन 1 में भी बताया गया है, तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, निषेचन पूर्व घटना में क्या होता है, तो निषेचन पूर्व घटना में जो है युग्मक का निर्माण होता है। पहली बात क्या चीज, तो युग्मक का निर्माण। और युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक है ना, गैमेटोजेनेसिस। तो युग्मक का निर्माण होता है। दूसरी बात कि निषेचन के लिए नर और मादा युग्मक जुड़ते हैं, यानी कि दूसरी बात इसमें जाना जाएगा युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, तो 2 चीजें पढ़ा जाएगा निषेचन पूर्व घटना में, एक है युग्मक जनन और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण। जब युग्मक स्थानांतरित होंगे तो जुड़ेंगे, और जुड़ने की क्रिया को बोला जाता है निषेचन। ठीक है, तो निषेचन का प्रोसेस होगा। और उसके बाद से, निषेचन के बाद से जाना जाएगा क्या चीज, तो निषेचन के बाद जो घटना आएगी उसे बोला जाएगा निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। और इसमें क्या क्या जाना जाएगा, युग्मनज का निर्माण। ठीक है ना, युग्मनज का निर्माण। उसके बाद से भ्रूण, भ्रूण का निर्माण। और उसके बाद से इसमें जाना जाएगा क्या चीज, तो फल एवं बीज का बनना, और जिससे कि नए पौधे का निर्माण। तो उसके बाद से अगली जो इसमें निषेचन में जाना जाएगा नए पौधे का निर्माण, पौधे का निर्माण कैसे होता है। तो पूरा इस लैंगिक जनन को 3 घटनाओं में रख करके हम पढ़ेंगे। पहला क्या, निषेचन पूर्व घटना, इसमें हम जानेंगे 2 तरह की क्रियाएं, युग्मक जनन और युग्मक का स्थानांतरण। उसके बाद से युग्मक जनन, युग्मक का निर्माण कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे जो है वह स्थान जहाँ पे युग्मक का निर्माण होता है उसको बोला जाता है युग्मक जनन। और नर भाग में नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा भाग में मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर भाग क्या है, पुमंग है, तो पुमंग के बारे में जानकारी लिया जाएगा। और मादा भाग क्या है, जायंग है, तो जायंग के बारे में विस्तार से जानकारी लिया जाएगा। उसके बाद से दूसरा जो घटना आएगा निषेचन,
क्या चीज? तो निषेचन। इसमें आप जानेंगे क्या? नर और मादा युग्मकों का संयोजन, नर और मादा युग्मकों का संयोजन। और जो तीसरी घटना होगी वो क्या है? निषेचन पश्च घटना है। और इसमें जो प्रोसेस हमें जानना है, इसमें जो प्रोसेस हमें जानना है वो क्या है? युग्मक का निर्माण, भ्रूण का बनना, और युग्मनज का निर्माण, भ्रूण का बनना, और नए पौधे का निर्माण, नए पौधे का निर्माण। बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यदि समझ में आ रहा है तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और ये सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लें। और उसके बाद से अब हम जानेंगे क्या चीज़? तो नर जनन भाग, पुष्प का नर जनन भाग क्या होता है? पुमंग होता है। और पुमंग के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद से जायांग के बारे में हम जानकारी देंगे। आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। और अब हम जानेंगे क्या चीज? तो अब हम जानेंगे क्या चीज? तो नर जनन अंग के बारे में। नर जनन अंग पुष्प का क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिए, नर जनन अंग पुष्प का क्या होता है? तो नर जनन अंग जो पुष्प का होता है वो क्या है? पुमंग है। बातें याद रखनी है, क्या है भाई? नर जनन अंग पुष्प का पुमंग है। ठीक है। अब जो पुमंग है इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई है क्या चीज? पुंकेसर। पुंकेसर यही है ना? तो यहाँ पे हमने पुंकेसर का स्ट्रक्चर बनाया। कहने का मतलब है कि पुष्प के बारे में बताया गया। तो पुष्प की जो है एक संरचना आप लोगों को इस तरह से बनाई गई थी, फिर से हम उसे दिखा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से जो है एक संरचना बनाई गई थी। तो यहाँ पे ऐसी संरचना थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है बाह्य दल। यही क्या है? बाह्य दल है। उसके बाद से ये वाला क्या है? तो दल है। ये वाला क्या है? तो यही आपका पुंकेसर है, पुंकेसर। ठीक है ना? यही क्या है? तो पुंकेसर है। ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो पार्ट पूरा दिख रहा है ये है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। पुंकेसर नर जनन भाग है, स्त्री केसर मादा जनन भाग है। जब पुंकेसरों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उसी को बोला जाता है पुमंग, और जब स्त्री केसरों की संख्या अधिक होती है तो इसी को बोला जाता है जायांग। ठीक है, तब हम एक पोर्शन ले रहे हैं यहाँ के पुमंग का। पुमंग के बारे में पहले हम विस्तार से जानेंगे और उसके बाद से जायांग के बारे में जानेंगे। तो कहने का मतलब है इसी पुमंग का यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है। तो देखना है यहाँ पे ध्यान से, पुमंग की ये जो है संरचना है, क्या है? पुमंग की संरचना। तो यहाँ पे पुमंग क्या है? तो पुमंग जो है नर जनन भाग है, नर भाग है। ठीक है ना? पुष्प का नर भाग, पौधे का नर भाग, और इसकी इकाई पुंकेसर है। और पुंकेसर की ये संरचना है, इंग्लिश में बोला जाता है स्टामेन। पुंकेसर को बोला जाता है क्या चीज? तो स्टामेन। ये संरचना है। ये जो ऊपर वाली रचना है इससे बोला जाता है परागकोश, एंथर। उसके बाद से ये बीच में जो दोनों को जोड़ रहा है यहाँ पे, इसको बोला जाता है योजी, कनेक्टिव। उसके बाद से ये जो पतली रचना दिखाई दे रही है इसे बोला जाता है पुतंतु, यानी कि फिलामेंट। ये बातें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। जब इस भाग को यानी कि पराग कोश का काटा जाता है इस तरह से, तब हमें जो है इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। ठीक है ना? इस तरह की संरचना देखने को मिलती है। बात याद रखनी है, जब इस पराग कोश का काटा गया बीच से तो हमें ये संरचना दिखाई देती है, जो कि हमने बोर्ड पे बना रखा है। और इसी के बारे में अब हम विस्तार से वर्णन करेंगे। देखिए, तो ये आवृत बीजी पौधे ही पुष्पीय पौधे होते हैं, और एक आवृत बीजी पुष्प के पराग कोश में दो पालियां होती हैं। कितनी पालियां? दो पालियां। देखो, एक ये है और एक ये है। तो ये बात यहाँ पे नोटेड होगी। क्या? एक आवृत बीजी
पुष्प के किसमें, परागकोश में, परागकोश में दो पालियां, पालियों को बोला जाता है लोब, लोब्स होती हैं, ठीक है। अर्थात परागकोश द्विपालित संरचना यानी कि बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है। तो यहां पे क्या है, तो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। जो परागकोश है ना, ये परागकोश द्विपालित संरचना है। देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, दो पालित स्ट्रक्चर है। और इस तरह के परागकोश को क्या कहते हैं, तो द्विकोष्ठकीय परागकोश कहा जाता है, यानी कि डाइथिकस एंथर के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं, द्विकोष्ठकीय परागकोश यानी कि डाइथिकस एंथर कहते हैं, ठीक है। इस तरह के परागकोश को क्या कहते हैं, तो डाइथिकस एंथर के नाम से जाना जाता है, यानी कि द्विकोष्ठकीय परागकोश के नाम से जाना जाता है। अब आगे जाना जाए, प्रत्येक पाली में एक पाली में जो है दो प्रकोष्ठ होते हैं, दो चेंबर होते हैं, यानी कि यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ यानी कि चेंबर होते हैं, ठीक है। जिसे परागपुट या लघु बीजाणुधानी, इसे इंग्लिश में बोला जाता है एंथर सैक और पोलेन सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम कहते हैं। तो यहां पे क्या है, प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ होते हैं, प्रत्येक पाली में दो प्रकोष्ठ, एक पाली में दो प्रकोष्ठ। तो जो परागकोश होता है द्विपालित होता है, तो दो पाली में कितने प्रकोष्ठ, तो चार प्रकोष्ठ हो जाएगा। और इसी को बोला जाता है परागपुट या लघु बीजाणुधानी, इसे ही कहा जाता है परागपुट या लघु बीजाणुधानी। इंग्लिश में कहते हैं एंथर सैक और पोलेन सैक और माइक्रो स्पोरेंजियम। इतनी बातें आपने समझा। अब हम चित्र पर चलते हैं। तो जब यहाँ पे इसका कार्ड काटा जाता है परागकोश का, तो हमें इस तरह की संरचना दिखाई देती है, इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, आपने यहाँ पे क्या किया, परागकोश का काटा, तो दो पालियां है ना, यहाँ पे कितनी पालियां हैं, दो पालियां। अब एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, एक पाली में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, दो प्रकोष्ठ होते हैं। तो देखो, एक पाली में दो प्रकोष्ठ, एक ये और एक ये, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो दूसरी पाली में भी दो होगा ना, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यही जो है क्या है, प्रकोष्ठ है। तो प्रकोष्ठों की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई, ठीक है। इसी को नाम दिया जाता है क्या चीज, परागपुट या लघु बीजाणुधानी। यही क्या है आपका, ये है एंथर सैक और पोलेन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम। और इसी में क्या होता है, ये जो है आपका पाली है, ठीक है ना, पाली यानी कि लोब है, क्या है, लोब, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये पाली है और इसी में जो है क्या होता है, पोलेन सैक होता है, यानी कि एंथर होता है, जिसको बोला जाता है परागपुट लघु बीजाणुधानी। और इसी में नर युग्मक का निर्माण होता है। जब ये परिपक्व होता है तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की बहुत अधिक संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है।
बहुत अधिक संरचनाएं देखने को मिलती हैं और इसी को नाम दिया जाता है परागकण। ठीक है, इसे ही बोला जाता है परागकण, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। ठीक है, यही क्या है, परागकण है, यानी कि पोलन ग्रेन है और इसी को बोला जाता है लघु बीजाणु। इसी से निर्मित होता है क्या चीज, तो लघु बीजाणु। कैसे निर्मित होगा ये भी बताया जाएगा। और यही क्या है, नर युग्मक है। यही क्या है, नर युग्मक है। इतनी चीजें आप लोगों ने समझ लिया कि पराग पुमंग होता क्या है, तो पुमंग पुष्प का नर जनन भाग है। क्या है, नर जनन भाग है। तो आप लोगों ने ये सारी चीजें समझ लिया कि यहाँ पे पुमंग के बारे में बताया गया कि एक पुमंग के इकाई को पुंकेसर बोला जाता है। प्रत्येक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी, ये वाला परागकोश है और उनको जोड़ने वाले को योजी यानी कि कनेक्टिव बोला जाता है और ये वाली जो लाइन है उससे बोला जाता है पुतंतु यानी कि फिलामेंट। जब परागकोश का काटा जाता है तो यहाँ पे इस तरह की संरचना दिखाई देती है। तो प्रत्येक परागकोश जो है 2 पालित होता है, जिसको कि द्विपालित संरचना बोला जाता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कहा जाता है। और इसे ही द्विकोष्ठकीय परागकोश यानी कि डाइथिकस एंथर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डाइथिकस एंथर। आगे बढ़ते हैं तो प्रत्येक पाली में 2 प्रकोष्ठ यानी कि 2 चेंबर होते हैं, जिसे परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो एक में 2 चेंबर होंगे, 2 परागपुट होगा, तो 2 पाली में कितने होंगे, 4 होंगे ना। तो ये बात है यहाँ पे। और इसी में जो है, इसी में परागपुट या लघु बीजाणुधानी में ही इसी को बोला जाता है और इसी में ही इस तरह की संरचनाएं बनती हैं, जिसको कि बोला जाता है परागकण यानी कि पोलन ग्रेन। और उसी से निर्मित होता है लघु बीजाणु, जो कि क्या होता है, नर युग्मक होता है। और कुछ बातें जाना जाए। कुल मालवेसी एक प्रकार का कुल है। कौन सा, तो मालवेसी। जैसे वर्गीकरण में आप लोगों ने डिवीजन के बारे में, कुल के बारे में, वर्ग के बारे में, गण के बारे में अध्ययन किया है, तो उसी में एक कुल है पौधों का, जो है कौन, मालवेसी, कुल मालवेसी। जो कुल मालवेसी के पौधे हैं, कुल मालवेसी के पौधे जैसे कि गुड़हल कपास, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा क्या चीज, तो गुड़हल कपास। ठीक है, गुड़हल कपास। तो कहने का मतलब है कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिसका परागकोश एक कोष्ठकीय होता है। क्या चीज, तो एक कोष्ठकीय, परागकोश एक कोष्ठकीय, एक कोष्ठकीय होता है, यानी कि मोनोथिकस होता है। क्या चीज, तो मोनोथिकस। परागकोश जिसका जो है एक कोष्ठकीय होता है, मोनोथिकस होता है, ऐसे परागकोश को एक कोष्ठकीय के नाम से जाना जाता है। और कुल मालवेसी के पौधों में ये देखने को मिलता है। सभी प्रकार के पौधों में नहीं, कुछ ही पौधों में जो है ये परागकोश जो है क्या होता है, एक कोष्ठकीय होता है। क्या, एक कोष्ठकीय। ये बात भी याद रखनी है। अब आप लोगों को हेडिंग बना लेना है पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। और इसके बारे में लिखना है, आवृतबीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर यानी कि स्टामेन, ये वाला है स्टामेन, ये इसी को लघु बीजाणुपर्ण भी बोला जाता है। क्या चीज, तो या लघु बीजाणुपर्ण, माइक्रो स्पोरोफिल। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसे पुंकेसर या लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। आगे से लिखना है, पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण यानी कि पोलन ग्रेन अथवा लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर उत्पन्न होता है। ये वाला परागकण या लघु बीजाणु यानी किसी को माइक्रोस्पोर बोला जाता है, उत्पन्न होता है। फिर आगे से, साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग परागकोश
तथा एक लंबा पतला वृंत होता है। परागकोश में प्रायः 2 पालियां यानी कि लोब्स होते हैं जो एक महीन संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। संयोजी में संवहन बंडल होता है। ये जो कनेक्टिव है इसमें संवहन बंडल होता है। फिर आगे से लिखना है 2 पालियों युक्त परागकोश को द्विकोष्ठी परागकोश डाइथिकस एंथर कहते हैं। डाइथिकस एंथर कहते हैं। फिर आगे से लिखना है प्रत्येक परागकोश पाली में प्रायः 2 प्रकोष्ठ यानी कि चेंबर होते हैं जिन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी यानी कि एंथर सैक और पोलिन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। ठीक है, लघु बीजाणुधानी कितनी? 4, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, आगे से लिखना है परंतु मालवेसी कुल के पौधों में जैसे गुड़हल, कपास में परागकोश में केवल 1 पाली होती है जिसे एक कोष्ठकीय परागकोश यानी कि मोनोथिकस कहते हैं। मोनोथिकस एंथर कहते हैं। इसमें 2 लघु बीजाणुधानियां होती है। भाई एक कोष्ठ है तो एक में 2 ही लघु बीजाणुधानी होगी ना, 2 लघु बीजाणुधानियां यानी कि क्या चीज? एंथर सैक और पोलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। ठीक है, आगे से लिखना है लघु बीजाणु के अंदर परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। ये परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। परागकण अंकुरित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण परागकण मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी यहाँ पे है परागकण मातृकोशिका और इसी में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो है इस परागकण का निर्माण होता है। अब हम लोग जानेंगे क्या? तो इसी परागकण के निर्माण के बारे में यानी कि पुबीजाणु जनन अथवा किसके बारे में? तो लघु बीजाणु जनन के बारे में। पुबीजाणु जनन यही है। लघु बीजाणु, ये लघु बीजाणु इसी को बोला जाता है पुबीजाणु और यही नर युग्मक होता है। लघु बीजाणु को ही बोला जाता है पुबीजाणु। ठीक है, तो इसी के बारे में अब हमें जानना है कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। हाँ, तो यहाँ तक आप लोगों ने जान लिया पुमंग है क्या? तो पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग है। क्या चीज? तो नर जनन अंग है जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक क्या है? लघु बीजाणु जिसे बोला जाता है पुबीजाणु। अब इसका निर्माण कैसे होता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आपने समझा और इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद से अब हम जानेंगे किसके बारे में? तो पुबीजाणु जनन के बारे में या लघु बीजाणु जनन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्रम को हम आगे देखा जाए। अगला जो टॉपिक हो जाएगा हमारा क्या चीज? तो अगला जो टॉपिक हो जाएगा वो है पुबीजाणु जनन। पुबीजाणु जनन या इसी को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन और इसको इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस इसको हम विस्तार से जानेंगे और आपको हमारे साथ देखना है, समझना है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो अब हम जानेंगे क्या? तो लघु बीजाणु जनन के बारे में यानी कि पुबीजाणु जनन के बारे में। पुबीजाणु होता क्या है? तो पुबीजाणु ही नर युग्मक है। क्या है? नर युग्मक। पुबीजाणु ही नर युग्मक है और नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है।
किस तरह से लघु बीजाणु बनेगा इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। आपको जो है वीडियो कंप्लीटली देखना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि किस प्रकार से नर युग्मक का निर्माण होता है। पुष्प की संरचना के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में बात कर लिया है। पुष्प की संरचना क्या होती है, जिसमें 4 चक्र के बारे में बात किया गया। एक है बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग और चौथा जायांग। पुमंग जो होता है पुष्प का नर भाग होता है और नर भाग में ही नर युग्मक का निर्माण होता है। और नर युग्मक यहाँ पे कौन सा है, पुबीजाणु यानी कि लघु बीजाणु, और इसी के निर्माण को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। यानी कि लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। यानी कि इसका निर्माण कहाँ पे होगा, तो नर भाग पर। पुष्प का नर भाग क्या होता है, तो पुष्प का नर भाग पुमंग होता है। तो यहाँ पे हम पुष्प का एक छोटा सा चित्र बनाएंगे, देखना है यहाँ पे। पुष्प के कितने चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं, देखते रहना है। ये वाला जो है आपका, यही है क्या चीज, तो पुमंग। यही है क्या चीज, तो पुमंग। ये वाला भाग है दल पुंज, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, तो बाह्य दल है। ठीक है, और ये जो बीच में फूली हुई संरचना दिख रही है यही क्या है, जायांग है। इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है। अब हम जानेंगे लघु बीजाणु का निर्माण। लघु बीजाणु क्या है, तो नर युग्मक है और इसके निर्माण की प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। तो कहाँ पे, नर भाग में होगा। और पुष्प का नर भाग क्या होता है ये जानना है। तो जो पुष्प का नर भाग होता है वो यही होता है पुमंग। तो पुमंग के जो है इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुमंग के इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर। और पुंकेसर 3 भागों में बटा होता है। ऊपर वाले भाग को पराग कोश कहा जाता है। उसके बाद से पराग कोश में ये जो बीच वाली रचना दिख रही है इसको योजी बोला जाता है और इसको पुतंतु कहा जाता है। इसके बारे में हमने पहले बात कर लिया है। अब इसी जो पराग कोश है इसको हम बाहर निकालेंगे जब इसका निर्माण हो रहा होता है पुष्प में। अभी परिपक्व अवस्था नहीं है, इसकी निर्मित अवस्था है, नवीन अवस्था है। कौन सी अवस्था है, नवीन अवस्था। तो नवीन अवस्था में इसकी जो संरचना होती है उसको दिखाएंगे यहाँ पे। नवीन अवस्था में ये जो पराग कोश है इसकी संरचना ये होती है। ये क्या है, नवीन पराग कोश। ये क्या है, अभी इसका निर्माण हो रहा होता है। कहाँ पे, तो पुष्प में। अब इसका जो इस तरह से काटा जाए, यदि काटा जाए तो ध्यान देना है इस तरह की संरचनाएं हमें दिखाई देगी। इस तरह की संरचनाएं हमें दिखाई देगी। ठीक है क्या, तो इस तरह की संरचना दिखाई देगी। अब इसके अंदर वाला ये जो भाग है ना, इस भाग को हम देखते हैं। ये है परागकोश और परागकोश नवीन है और इसके अंदर वाली संरचना के बारे में अब हम बात करेंगे। तो ये संरचना इस तरह से दिखाई देती हैं, देखते रहना है यहाँ पे। इस तरह से ये संरचनाएं होती हैं। ठीक है, ये संरचना है इसकी। अब इसमें जो अंदर देखा जाए तो एक अस्तर होता है, सबसे बाहर एक अस्तर होता है, सबसे बाहरी अस्तर है ये। इसको बोला जाता है बाह्य अस्तर। ठीक है, क्या कहते हैं, बाह्य अस्तर, यानी कि एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बाह्य अस्तर है ये। देखते रहना यहाँ पे, ये भीतर की जो संरचना है ना, ये संरचना दिखाई दे रही है। अब बाह्य अस्तर के भीतर बहुत अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस कोशिकाओं को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। इन कोशिकाओं को बोला जाता है विभोज्योतकी कोशिकाएं। क्या चीज, तो विभोज्योतकी कोशिकाएं। देखते रहना है ये। इन कोशिकाओं को बोला जाता है, कौन सी कोशिका है, विभोज्योतकी कोशिका। यहाँ पे समझना है चीजों को। ये सभी कोशिकाएं क्या है, विभोज्योतकी कोशिका।
सबसे बाहर वाली कोशिका को एपिडर्मिस, और ये जो कोशिका है इसको बोला जाता है विभोज्योतकी कोशिका है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल। सभी चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अब ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद वाली भीतर वाली जो परत है इसको बोला जाता है अधोस्तरीय कोशिका, ठीक है, अधोस्तरीय कोशिका, इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल। सारी चीजों को हम विस्तार से वर्णन करेंगे, आपको बस शांतिपूर्वक वीडियो को देखना है, साथ में फिगर बनाना है। यदि आप फिगर बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से चीज समझ पाएंगे। यहाँ पे सब एक सीक्वेंस में है, एक क्रम से है। देखते हैं आगे, तो इसको बोला जाएगा अधोस्तरीय कोशिका। अब इसी को हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं फिगर को। ठीक है, इसी फिगर को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें से कुछ अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि करती हैं और उसका जो जीव द्रव्य है और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसमें से जो कुछ अधोस्तरीय कोशिका है वह वृद्धि करती हैं और उसमें स्पष्ट केंद्रक दिखाई देने लगते हैं। तो उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे एपिडर्मिस होगा, बाह्य स्तर। ये है एपिडर्मिस। बाह्य स्तर है, ये क्या है, बाह्य स्तर। बाह्य स्तर, ठीक है। उसके बाद से इसके भीतर ये जो अधोस्तरीय कोशिका है वो क्या होती हैं, उसमें से कुछ कोशिकाएं आकार में बढ़ जाती हैं, कुछ कोशिकाएं आकार में बढ़ जाती हैं और वृद्धि करती हैं, जिसमें कि केंद्रक और जीव द्रव्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। जीव द्रव्य और केंद्रक स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और कुछ विभोज्यतकी कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। कुछ विभोज्यतकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जिसको कि वाहिनी ऊतक बोला जाता है, प्रोकॉम्बियल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ ये जो विभोज्यतकी कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। देखते रहना है, एकत्रित हो जाती हैं और इसको जो है बोला जाता है क्या चीज, तो वाहिनी ऊतक। वाहिनी ऊतक, इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोकॉम्बियल स्ट्रैंड। और यही आगे चल करके परिवर्तित हो जाता है संवहन ऊतक में। संवहन ऊतक में यानी कि वैस्कुलर बंडल में। जाइलम और फ्लोएम का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वही जो है ये परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद से बाकी सभी कोशिकाओं को जिस तरह से हैं उसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, रख देते हैं। देखना है यहाँ पे, बुक में इसका चित्र स्पष्ट दिया हुआ है और इसको जो है हम इमेज के माध्यम से भी यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे, इमेज भी दे देंगे। इस तरह से तो यहाँ पे क्या हुआ
कि जो वाहिनी ऊतक है स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो कि संवहन ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद से यहाँ पे 4 स्थानों पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो विभुज्योतकी कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, आकार में वृद्धि कर जाती हैं और वृद्धि करके इसमें स्पष्ट ऊतक, स्पष्ट केंद्रक और जीव द्रव्य दिखाई देने लगता है। 4 स्थानों पे ये जो वृद्धि की हुई कोशिका है, कौन सी, अधोस्तरीय कोशिका वृद्धि कर जाती हैं और इसी को नाम दिया जाता है प्रप्रसु कोशिकाएं। कोशिकाएं इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज, तो आर्की स्पोरियल सेल, इसे ही बोला जाता है आर्की स्पोरियल सेल, यानी कि प्रप्रसु कोशिकाएं। उसके बाद से क्या होता है कि ये जो प्रप्रसु कोशिका है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन, ठीक है, कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन। इसी चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, देखते रहना यहाँ पे। इसी चीज को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। सबसे पहले ये वाली जो है बाह्य स्तर है, एपिडर्मिस है, क्या है, तो एपिडर्मिस। ये है बाह्य स्तर, बाह्य स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर है। उसके बाद से ये जो प्रप्रसु कोशिका है इसमें होती हैं क्या चीज, तो समसूत्री विभाजन। तो एक जो कोशिका है 2 भागों में विभाजित होती हैं, एक कोशिका 2 भागों में विभाजित होती हैं, ठीक है, इसी को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। एक कोशिका 2 भागों में क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, ये इसका अपना केंद्रक है, ये अपना क्या है, तो केंद्रक है। एक बाहर की ओर कोशिका है और एक भीतर की ओर कोशिका है। बाहर की ओर जो कोशिका है उसका अपना नाम है क्या चीज, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका। ये जो भीतर वाली कोशिका है इसको बोला जाता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी पेरिएटल सेल, प्राइमरी पेरिएटल सेल। और यही क्या है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका है। और ये जो बाहर की ओर कोशिका दिख रही है, ये जो बाहर वाली कोशिका है इसको बोला जाता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। तो प्रप्रसु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है और 2 प्रकार की कोशिका में विभाजित हो जाती हैं। एक को बोला जाता है प्राथमिक द्वितीय कोशिका और दूसरे को बोला जाता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। तो ये है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। अब ये जो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है और प्राथमिक द्वितीय कोशिका, इसमें विभाजन जारी रहता है। इसमें विभाजन क्या होता है, तो जारी रहता है। ये जो प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, प्राथमिक द्वितीय कोशिका क्या चीज, तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका। और इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये क्या करती है, तो 3 से
5 स्तरीय कोशिका का निर्माण करती है। 3 से 5 स्तरीय कोशिका का निर्माण करती हैं। जितने अधिक कोशिका रहेंगे उसमें केंद्रक उतने ही अधिक होंगे। तो कहने का मतलब है कि 3 से 5 स्तरीय कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये जो 3 से 5 स्तरीय कोशिका है इसका अपना नाम होता है। सबसे पहले क्या है तो अंतःस्तर, अंतःस्तर, ठीक है। इसकी जो परत होती हैं एक कोशिकीय परत होती हैं, मतलब कि एक परत होती है इस कोशिकाओं की। उसके बाद से दूसरा क्या है मध्य स्तर, मध्य स्तर। इनकी जो परत होती हैं वह कितनी तो 1 से 3 होती है, 1 से 3। और उसके बाद से आता है टेपिटम, क्या चीज तो टेपिटम। इसकी जो परत होती हैं वो कितनी होती है 1 होती है। ये बातें अब याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है, प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका, इसमें भी होता है समसूत्री विभाजन। याद रखना है कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बनाते हैं, बहुत अधिक लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करते हैं। कौन सा तो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनाते हैं समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। बहुत अधिक बनाते हैं और जिसमें से कुछ नष्ट हो जाती हैं, कुछ नष्ट हो जाती हैं जो कि पुबीजाणु के लिए यानी कि नर युग्मक के लिए पोषण का काम करती हैं। और कुछ में होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब देखो ये वाली जो कोशिका है वह 2n वाली कोशिका है। कौन सी तो 2n यानी कि द्विगुणित कोशिका है। ये भी द्विगुणित कोशिका है, ठीक। तो 2n वाली कोशिका है और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो अगुणित कोशिका का निर्माण होता है। और जो अगुणित कोशिका होगी उसे ही नाम दिया जाता है क्या चीज तो लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु है क्या होता है अगुणित होता है। क्या होता है लघु बीजाणु अगुणित होता है। और यही क्या है नर युग्मक है, ये क्या है तो नर युग्मक है। अब इसी के बारे में अब हम बात करेंगे और स्ट्रक्चर को पूर्ण करेंगे। तो अब जो है आगे जो स्टेप आएगा, अगला जो स्टेप आएगा इसके बाद वाला, उसको जो है अब हम दिखाएंगे। ठीक है, उसको जो है हम यहाँ पे दिखाते हैं, ध्यान देना है, यहाँ पे देखते रहना है ध्यान से। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब जो है हम इसका पूर्ण संरचना बनाएंगे। क्या चीज तो पूर्ण संरचना, ठीक है। आपको जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही होंगी। सबसे बाहर वाला जो स्तर है, सबसे बाह्य स्तर, ये किसका है तो बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस का, उसको हम बना लेते हैं। देखते रहना है, ये एपिडर्मिस की, आपको भी साथ साथ में फिगर बनाना है ताकि चीजें समझ में आए। ये वाला जो है आपका क्या है तो बाह्य स्तर है, बाह्य स्तर, ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा स्तर है उसको हम दिखाएंगे यहाँ पे। दूसरा स्तर क्या है तो ये बाह्य स्तर हुआ। अब हम प्राथमिक द्वितीय कोशिका को दिखाएंगे। क्या चीज तो प्राथमिक द्वितीय कोशिका में सबसे पहले अंतः स्तर, इसका बस एक ही स्तर होता है, उसको हम दिखाएंगे यहाँ पे।
ये वाला जो परत दिख रही है ये क्या है, तो अंतः स्तर है, अंतः स्तर। उसके बाद से मध्य स्तर, इसकी होती है 1 से 3 परत। कितनी? 1 से 3 परत। यहाँ पे हम उनकी परतों को दिखाने का प्रयास करेंगे। 1 से 3 परत, ये हो गया एक परत। उसके बाद से ये हो गया दूसरी परत। उसके बाद से ये हो गया इसकी तीसरी परत। इसी तरह से इसमें भी होगा। ये वाला जो है पहली परत है, पहली परत। ये वाला दूसरी परत। ये वाला हो जाएगा कौन सी परत, तो तीसरी परत। उसी प्रकार से इसमें भी देखा जाए, ये वाली पहली परत, दूसरी परत और ये तीसरी परत। उसके बाद से इसमें भी वही, ये पहली परत हुआ। उसके बाद से ये दूसरी परत, उसके बाद से ये तीसरी परत। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्या चीज, तो यहाँ पे जो ये परत दिखाया गया तीन परतें, ये किसकी हैं, तो मध्य स्तर की है, मध्य स्तर की। अब उसके बाद से हम टेपिटम को यहाँ पे दिखाएंगे। किसको, तो टेपिटम को। देखना है, रेड पेन से इसे दिखाते हैं। इसके भीतर वाली जो परत है क्या है, टेपिटम है। इसका बस एक ही स्तर होता है। सभी में होगा। ये वाला जो रेड दिखा है जरा, ये क्या है, तो टेपिटम है, टेपिटम। ध्यान देना है, यहाँ पे हमने बना दिया प्राथमिक द्वितीय कोशिका का पूरा पार्ट। इसमें यही संरचना जो है हमने सबसे पहले दिखाया हुआ था। अब हम देखते हैं इसमें प्राथमिक पू बीजाणु जनन कोशिका यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सेल, इसमें होता है समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु मातृ कोशिका बनते हैं। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लघु बीजाणु, और लघु बीजाणु अगुणित होते हैं। और यही लघु बीजाणु यहाँ पे हम उसको दिखा रहे हैं, लघु बीजाणुओं को हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए, तो बहुत अधिक इस तरह से दाने जैसे दिखाई देते हैं, अगुणित रचना होती है, अगुणित रचना होती है। और यही जो अगुणित रचना है, यही क्या है, लघु बीजाणु है। यही आपके क्या है, तो लघु बीजाणु है। और इसी को बोला जाता है नर युग्मक। क्या कहते हैं, नर युग्मक। तो आपने देखा क्या, नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। ये वाला चीज उसी तरह से रहेगा, उसको हम वैसे ही बना लेते हैं, जो क्या है, वाहिनी उत्तक। वाहिनी उत्तक है, ये वाहिनी उत्तक है। उसी प्रकार से इसमें भी ये वाला जो है वाहिनी उत्तक, वाहिनी
ऊतक है। तो यहाँ पे हमने पूरा वर्णन कर दिया लघु बीजाणु मातृकोशिका के बारे में। एक बार फिर से हम इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर देते हैं। क्या है ये? पुष्प है। पुष्प का ये वाला भाग नर जनन भाग है, जिसको कि पुमंग कहा जाता है, और इसकी इकाई को पुंकेसर कहा जाता है। पुंकेसर के ऊपरी भाग को परागकोश कहा जाता है। जब ये नवीन परागकोश होता है तो उसकी संरचना इस तरह से होती है। जब इसको काटा जाता है और इसके भीतर वाली संरचना देखा जाता है तो सबसे बाहर स्तर की जो कोशिका है उसको बोला जाता है बाह्य स्तर। बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और इसके भीतर समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बहुत अधिक, उसको बोला जाता है विभोजोत्तकी कोशिकाएं, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। और इसमें जो बाह्य स्तर है एपिडर्मिस है, इसके ठीक भीतर वाली जो कोशिका होती है ना विभोजोत्तकी, उसको बोला जाता है अधोस्तरीय कोशिका। क्या कहते हैं? अधोस्तरीय कोशिका कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल। और यही अधोस्तरीय कोशिका आकार में बढ़ती है, कुछ जो है आकार में वृद्धि करती हैं, और उसमें जो है स्पष्ट केंद्रक और जीव द्रव्य दिखाई देने लगता है, और इसी को बोला जाता है प्रप्रसु कोशिका। और इसमें से कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं और एकत्रित होकर वाहिनी ऊतक का निर्माण करती हैं, और वाहिनी ऊतक आगे चल करके संवहन ऊतक में परिवर्तित हो जाता है। फिर ये जो प्रप्रसु कोशिका है, आर्किस्पोरियल सेल है, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। ये कोशिका द्विगुणित होती है और समसूत्री विभाजन के दौरान 2 प्रकार की नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसकी भीतर वाली कोशिका को प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं, यानी कि प्राइमरी पेरिएटल सेल कहते हैं। और इसकी जो बाहर वाली कोशिका, इसको बोला जाता है प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका। अब ये नहीं है कि ये बन गया तो इसका विभाजन रुक जाता है, ऐसा नहीं है। प्राथमिक द्वितीय कोशिका में विभाजन जारी रहता है और प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका में विभाजन जारी रहता है। और प्राथमिक द्वितीय जो कोशिका होती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, यह प्राइमरी पेरिएटल सेल है और इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और 3 से 5 स्तर वाली कोशिका का निर्माण करती हैं। 3 से 5 स्तर वाली कोशिका का निर्माण करती हैं। इनको 3 भागों में रख करके हम पढ़ेंगे। एक है अंतः स्तर, इसका बस एक ही परत होता है, एक ही लेयर होता है। एक होता है मध्य स्तर, इसका 1 से 3 परत होता है। कितना? 1 से 3। और एक होता है टेपिटम, और इसका मात्र 1 परत होता है। अब यहाँ पे जो ये प्राथमिक द्वितीय कोशिका है, इसके तीनों स्तरों के अंतः स्तर, मध्य स्तर और टेपिटम को यहाँ पे दिखाया गया। ये वाला है बाह्य स्तर, इसके भीतर 1 परत की कोशिका है, यह अंतः स्तर है। इसके भीतर 3 परत की एक कोशिका है, ये मध्य स्तर है। और इसके भीतर ये रेड से दिखाया गया 1 स्तर की कोशिका है, इसे बोला जाता है टेपिटम। क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। उसके बाद से ये जो प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका है, ये और ये दोनों एक ही साथ विभाजित होती है। तो ये जो जनन कोशिका है, यानी कि प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजिनस सेल, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के दौरान लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण होता है, और लघु बीजाणु मातृकोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है। और यही टेपिटम के भीतर ये जो गोल संरचना आपको दिखाई दे रही है, यही क्या है? लघु बीजाणु है, यानी कि नर युग्मक है, और इसका निर्माण हुआ। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है लघु बीजाणु जनन, यानी कि पुबीजाणु जनन। तो नर युग्मक को लघु बीजाणु या पुबीजाणु बोला जाता है, और पुबीजाणु जनन के बारे में हमने विस्तार से वर्णन किया। अब देखते हैं यहाँ पे जो लघु बीजाणु मातृकोशिका है, ये इसमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और कुछ कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन और लघु बीजाणु का निर्माण होता है। और जो नष्ट हो जाती है, इस लघु बीजाणु के लिए पोषण में सहायता करती है, यानी कि पोषण प्रदान करती है। अब यहाँ पे जो अंतः स्तर की एक मोटी परत है, इसके भीतर मध्य स्तर है, और इसके भीतर जो टेपिटम है, टेपिटम भी, इसका भी कार्य होता है क्या? तो लघु बीजाणु यानी कि नर युग्मक के लिए पोषण प्रदान करना। क्या चीज़? तो
पोषण प्रदान करना। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझा होगा। यदि समझ में आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब जो चीज़ हमने बताया इसको भी आप बना लेंगे अपने नोट पे, और बहुत ही ज़रूरी है नोट्स बनाना, और जो भी चीज़ें हम यहाँ पे बोलते हैं उसको लिखना, यही आपके नोट्स का हिस्सा है, यही एनसीईआरटी है। आप जो है सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो देखेंगे क्या कि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें होंगी जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आपको अब हेडिंग बनाना है पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, ये वाला पू बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन, और इसमें लिखना है परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। परागकोश एक समान विभोज्योतकी यानी कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं से बना एक अंडाकार समूह है जो बाह्य स्तर यानी कि एपिडर्मिस द्वारा घिरा होता है। यह अंडाकार समूह धीरे धीरे विकास करके 4 पालियों वाला हो जाता है और इसके बीच एक वाहिनी उत्तक यानी कि प्रोकॉम्बियल स्ट्रैंड, एक वाहिनी उत्तक प्रोकॉम्बियल स्ट्रैंड बन जाता है जो बाद में संवहन उत्तक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संवहन उत्तक का। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखना है परागधानी के विकास के समय तरुण परागकोश के प्रत्येक पाली में, ये जो है आपका तरुण परागकोश है, क्या चीज? तो तरुण परागकोश से, यह आपका तरुण परागकोश। तो तरुण परागकोश के प्रत्येक कोने पर, कहाँ पे? तो प्रत्येक कोने पर बाह्य स्तर के नीचे कुछ अधोस्तरीय कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। अधोस्तरीय कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? आकार में बड़ी हो जाती हैं। इन कोशिकाओं को प्रप्रसु कोशिका यानी कि आर्के स्पोरियल सेल कहते हैं। फिर आगे से लिखना है प्रत्येक प्रप्रसु कोशिका एक परितः विभाजन द्वारा यानी कि समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर एक बाह्य प्राथमिक द्वितीय कोशिका तथा एक भीतरी प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। यही प्राथमिक द्वितीय कोशिका और एक प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिका बनाती हैं। फिर आगे से लिखना है ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। प्राथमिक द्वितीय कोशिकाएं 3 से 5 भित्तीय स्तर बनाती है। इनमें बाह्य त्वचा के नीचे वाली एक परत प्रायः मोटी हो जाती है। यही बाह्य त्वचा जो है ना, इसके नीचे वाली परत मोटी हो जाती है जिसे कि अंतःस्तर कहते हैं। फिर आगे से परागकोश में जिन स्थानों पर अंतःस्तर की कोशिकाओं की भित्ति पतली रह जाती है वह स्थान रंध्रक कहलाता है। मतलब कि कहीं कहीं पे ये पतली हो जाती है और वही स्थान क्या कहलाता है? रंध्रक कहलाता है। फिर आगे से लिखना है अंतःस्तर से नीचे वाली 1 से 3 परत वाली कोशिकाएं मध्य स्तर तथा मध्य स्तर और इसके नीचे वाली कोशिका टेपिटम बनाती हैं। क्या चीज? तो टेपिटम बनाती है। मध्य स्तर प्रायः शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और वृद्धि करते हुए लघु बीजाणु के लिए पोषण में सहायता करते हैं। ये जो मध्य स्तर है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और इस लघु बीजाणु के लिए पोषण में सहायता करते हैं। फिर आगे लिखना है टेपिटम की कोशिकाएं बड़ी लंबी एवं अंतःसूत्री विभाजन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। बहुत अधिक संख्या में इसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और बाद में नष्ट होकर लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होती हैं। ये भी बाद में नष्ट हो जाती हैं और लघु बीजाणु के पोषण में सहायक होती हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि टेपिटम का क्या काम होता है? तो ये नष्ट होकर के लघु बीजाणु के लिए यानी कि नर युग्मक के लिए किसका काम करता है? पोषण का काम करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना है परागधानी की भित्ति के साथ ही साथ प्राथमिक पुबीजाणु जनन कोशिकाएं 2 या 3 समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु मातृकोशिका का निर्माण करती हैं। फिर आगे से लिखना है इनमें कुछ नष्ट होकर लघु बीजाणु के लिए पोषण में सहायक होती हैं तथा कुछ गोलाकार होकर क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृकोशिका की तरह कार्य
करने लगती हैं। क्रियात्मक लघु बीजाणु मातृकोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। मतलब कि कुछ क्रियात्मक हो जाती हैं और वही जो क्रियात्मक है ना, यही जो क्रियात्मक है लघु बीजाणु मातृकोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं। क्या चीज़? तो लघु बीजाणु का निर्माण करती हैं और इसी पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है लघु बीजाणु जनन। आप लोगों ने सारी बातें समझ लिया होगा और इसका लेना है स्क्रीनशॉट और बनाते भी रहना है नोट्स, या एनसीईआरटी में ये पूरा फिगर दिया हुआ है, एनसीईआरटी द्वारा भी आप फिगर बना सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे लघु बीजाणु या परागकण का स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है, और इसके साथ ही साथ हम लोग जानेंगे परागकोश का स्फुटन के बारे में कि कैसे ये जो परागकोश में ये बन गया लघु बीजाणु तो ये स्फुटित होता है किस तरह से, और ये इनके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें समझ लिया होगा। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, बहुत ही जल्द अगला पार्ट हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।